Hello and Jai Hind student. Let's begin a very important chapter for biology. हाँ, बायोलॉजी आईसीएससी क्लास 9th का पहला चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. सेल, हाँ भाई, सेल क्या होती है? सेल, अरे क्या आपने ब्रिक्स देखा है, ईट देखी है? क्या कहते हो, ईट और सेल? हाँ भाई, जैसे ईट को ईट से जोड़ते हैं और मकान बन जाता है, बंगला बन जाता है, महल बन जाता है, वैसे ही सेल को सेल से जोड़ते हैं तो मल्टी सेलुलर बन जाता है, एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है. क्या कहते हैं? तो सेल क्या है? सेल ही वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है जिसके वजह से आप और मैं इस ढेर सारे जीवन के फंक्शंस भी कर पा रहे हैं. तो चलिए इस सेल चैप्टर को पूरा फिनिश करते हैं एक ही शॉट में विथ एक्सक्लूसिव डायग्राम्स एंड ऑल एक्सप्लेनेशंस. तो सेल, हां, सेल की बात करेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात तो जरूरी है. सेल है क्या? तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस वस्तु से बना है, अगर वो पूछूं तो जवाब है सेल. एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि रैट और एलिफेंट, हां, या चींटी और हाथी की बात करते हैं, चलो एंट और एलिफेंट की बात करते हैं. आपको बताना है, हां, तुमको बताना है कि एंट की सेल और एलिफेंट की सेल में क्या अंतर है, क्यों चींटी छोटी है और क्यों हाथी बड़ा है. हाँ, ये आपसे क्वेश्चन है. देखते हैं आप मेरे इस टॉपिक को समझकर मुझे ये बता पाएंगे कि नहीं. हां, आप लिख सकते हैं आंसर कमेंट बॉक्स में और मैं हर एक कमेंट को जरूर चेक करूंगा, पक्का. तो क्वेश्चन, एंट की सेल और एनिमल की एलिफेंट की सेल, हाँ, क्या अंतर है भाई दोनों में? एंट इतनी छोटी है, चींटी इतनी छोटी और हाथी इतना बड़ा क्यों? चलिए, आपका मुझे वेट रहेगा. तब तक तो जब सेल की बात करते हैं तो सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला एक सबसे कॉमन फीचर है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक, क्या कीवर्ड है? बिल्डिंग ब्लॉक. मैंने कहा था ना कि जिस तरह से मकान बनाने के लिए ईंट चाहिए, हां, वो लाल रंग की ब्रिक चाहिए, तो वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, यस, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए क्या चाहिए? सेल चाहिए. सेल फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स है. इसका मतलब है कोई भी अगर पदार्थ लिविंग है तो समझ जाओ उसके अंदर सेल है. अब वो चाहे चूहा हो, चाहे हाथी हो, चाहे रैबिट हो, कोई भी लिविंग, इवन प्लांट भी, सेल है. तो सेल करती क्या है भाई, क्यों जरूरत है? तो सेल सबसे छोटा हिस्सा होता है उसकी बॉडी का, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का सबसे छोटा. तो चलो तुम अपना सेल, मैं तुम्हारा सेल देखना चाहता हूं. तो कहां से देखेंगे? हम तो तुमको इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म के रूप में देख रहे हैं, तुम्हारी आंखें देख पा रहे हैं, तुम्हारा नाक देख पा रहे हैं, तुम्हारे कान देख पा रहे हैं, तो हम तुम्हारा सेल कहां देखेंगे? आओ तुम्हें बताते हैं सेल हम कहां देखेंगे. बस आप क्या करें, अपने इस हाथ को एक टाइट से, यस, अपने ही एक फिंगर से रब कर लीजिए. सेल आ गई. सर कहां आई? हमें तो नहीं दिख रही है सर, आप कह रहे हैं सेल आ गई. हाँ भाई, नहीं दिखेगी, पर इसको ही आप क्या करें, एक ग्लास प्लेट में कर, यस, ऐसे ही, चाहे चीक सेल कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए और अपनी चीक सेल को क्या करिए, ग्लास स्लाइड में लगा दीजिए. हाँ, ग्लास प्लेट में लगा दीजिए, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए, आपको दिखेगी आपकी चीक की सेल. सच कह रहा हूं, सच में. तो क्या कहना चाहते हैं कि हम सब सेल से ही बने हैं. और सेल क्या करती है? अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है और हमारे लेस एसेंशियल लाइफ फंक्शंस जैसे रेस्पिरेशन करना, रिप्रोडक्शन करना, हाँ, ऑल सेल्स ग्रो, मैच्योर एंड डाई, ये सारे फंक्शंस हर एक सेल करती है. सच में. हाँ भाई, ये सेल खोजा किसने, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं. तो सेल के खोजने के लिए, क्योंकि सेल होती इतनी छोटी है कि मैंने कहा हमारे आसपास है, मेरे और तुम्हारे सामने है, पर हम जो देख रहे हैं वो तो ये ऑर्गन है. हाँ भाई, ये जो हाथ दिख रहा है वो क्या है? ये सेल नहीं है, ऑर्गन है. ऑर्गन कलेक्शन ऑफ टिश्यूज होता है और टिश्यूज कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक लाइफ फंक्शन होता है. तो समझ गए? तो आप जो देख रहे हैं वो सेल
सेल के कलेक्शन से बना टिश्यू और टिश्यू के कलेक्शन से बना ऑर्गन। हाँ, आगे मत पूछिएगा क्योंकि ऑर्गन के आगे ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम के आगे ऑर्गेनिज्म। तो सेल इतनी छोटी होती है कि हम देख ही नहीं पाते, इसीलिए सेल को खोजने के लिए क्या खोजा गया? माइक्रोस्कोप। और पहला माइक्रोस्कोप बनाया एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने। इन्होंने माइक्रोस्कोप नहीं बनाया, बेसिकली इन्होंने एक सिंपल वाला माइक्रोस्कोप बनाया जो कि सिर्फ एक क्या था? एक बायकॉन्वेक्स लेंस था। हाँ, वो लेंस जो आपके और मेरे चश्मे में भी होता है। कुछ लोगों को जो पास का नहीं दिखता है तो वो ये कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, नॉर्मल चश्मा जो होता है, बस यही था एक पहला लेंस जो इन्होंने बनाया। अब इन्होंने कोई सेल को डिस्कवर नहीं किया। अब एक मेन साइंटिस्ट आ रहे हैं, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कमाल कर दिया। इन्होंने डबल लेंस का इस्तेमाल कर, दो लेंस का इस्तेमाल कर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना दिया। मैं आपको इनका दर्शन भी करा देता हूं। हाँ, ये रहा रॉबर्ट हुक द्वारा बनाया गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसके अंदर दो लेंस है। देखिए यहां पर डबल लेंस है इसके अंदर। इस लेंस के डबल होने की वजह से यहां पर रखा गया ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई किया जा सकता है। तो पहली बार एक ऐसा माइक्रोस्कोप बना जिसमें सेल को रियली देखा जा सकता है। और इन्होंने देखा क्या? रॉबर्ट हुक ने क्या देख लिया? तो रॉबर्ट हुक ने देखा स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क, हाँ, एक पेड़ होता है, ओक टाइप का ट्री होती है जिसमें कॉर्क नाम का, हाँ, एक आउटर बार्क होती है, थिक सी बार्क होती है, उसको उन्होंने देखा। बेसिकली ये डेड सेल्स ही होती हैं, हाँ, क्योंकि ये कॉर्क सेल्स होती हैं। तो इन्होंने इसको देखा। क्या देखा? देखा कि ऐसे बॉक्सेस बने हुए दिखाई दे रहे हैं उनको। इनके अंदर ढेर सारा ऐसा छोटा छोटा बॉक्स दिखाई दिया, क्योंकि उन्होंने क्या देखा था? कॉर्क सेल देखा था जो बेसिकली एक डेड सेल है। हाँ, और इस बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट, मतलब कमरों को इन्होंने नाम दिया सेल। हाँ, आम भाषा में हम लोग कहते हैं ना जेल, प्रिजन सेल, शायद आपने सुना होगा। कहते हैं जेल में कैदियों को बंद करो तो कहां बंद कर देते हैं? प्रिजन सेल। अरे कोठरी नहीं होती है, हिंदी में बोलते हैं काल कोठरी में बंद कर दिया चोरों को। तो यही है वो छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे सेल। क्योंकि उन्होंने एक्चुअली में क्या देखा था? कॉर्क सेल देखा था जो कि पार्ट ऑफ द प्लांट सेल है। तो इसीलिए इन्होंने इसका नाम सेल रख दिया और तब से आज तक क्या है? सेल ही नाम पड़ गया है, क्योंकि कंपार्टमेंट जैसा एक छोटा बॉक्स जैसा शेप था इसका। तो इसी से रॉबर्ट हुक ने इस टर्म सेल का पहली बार इस्तेमाल किया। तो आगे सेल यहां रुकी नहीं, अब इसके बाद और साइंटिस्ट आते रहे और सबने सेल के बारे में अब और स्टडी किया, क्योंकि और क्या होने लगा? नए इन्वेंशंस होने लगे। माइक्रोस्कोप के बाद और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने लगे और लेटेस्ट टाइप के इक्विपमेंट्स आने लगे। मैथियस शिल्डन, हाँ, ये भी एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने कहा कि हर एक प्लांट सेल किससे बनी हुई है? हर एक प्लांट सेल से बना हुआ है। इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए, थियोडोर शॉनिन। इन्होंने भी एक सेल की लाइन और जोड़ दी। कहा सिर्फ प्लांट नहीं, हर एनिमल और हर प्लांट सेल से बने हैं। और वो सेल क्या करती हैं? उसका स्ट्रक्चर भी होती है और फंक्शन भी करती है। तो जैसे जैसे बायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट आ रहे थे, उन्होंने सेल के बारे में और स्टडी करना शुरू किया। इसके और आगे बढ़ गए कौन? रुडोल्फ वर्च्यू। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जितनी भी सेल्स हैं वो किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से पैदा हुई है। जैसे मैं और तुम, हम लोग भी एक सेल के रूप में पैदा हुए थे, हमारे माता पिता की सेल की पैदा से हुए थे। और वो लोग किससे पैदा हुए थे? वो अपने माता पिता की सेल से पैदा हुए थे। और वो लोग किससे पैदा हुए थे? तो इसका मतलब है करेक्ट, सेल पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड अनदर एंड अनदर। सो प्री एग्जिस्टिंग सेल से हम क्या करते हैं? पैदा होते हैं। तो अगर सेल थ्योरी हमें याद करनी हो तो बहुत सिंपल है सेल थ्योरी। ये 3 बस स्टेटमेंट आपको याद करने हैं फॉर सेल थ्योरी। हाँ, पहला कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। याद रखिएगा, वन सेल होगा तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, मोर हो जाएगा तो मल्टी सेलुलर हो जाएगा। और दूसरा क्या है सेल थ्योरी का लाइन? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अभी बताया, रुडोल्फ वर्च्यू जी ने यही बताया था लाइन, है ना? रुडोल्फ वर्च्यू ने ये लाइन बताई थी। और तीसरा, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये 3 सेल थ्योरी के लाइंस आपको एज इट इज याद करने हैं, नो चेंजिंग इन इट। अब आता है सेल कैसी होती है और कितनी होती है।
तो मैंने अभी डिस्कस किया है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। हाँ, आपको मुझको दिखेंगे नहीं नेकेड आई से, सिंगल सेल है ना, बहुत छोटे होते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो सिंगल सेल से बने हैं उनका एग्जाम्पल है जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट या अमाइबा। हाँ, अमीबा तो कह सकते हैं कि इसका कोई फिक्स शेप ही नहीं है। अब आता है फ्यूज सेल्ड ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है। इसमें कुछ सेल्स क्या करते हैं, ग्रुप में रहते हैं, और क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इसके कम होते हैं, फ्यू सेल्स होते हैं या थाउजेंड्स एंड हंड्रेड में सेल्स होते हैं, जैसे स्पायरोजेरा या वॉलवॉक्स। हाँ, इनका डायग्राम ना लेबलिंग के लिए आपके इंपॉर्टेंट है ना आपको इसको ड्रॉ करना है। प्लीज, मैं जो डायग्राम आपको कराऊंगा सिर्फ वही डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना है। हाँ, मैं लेबलिंग भी बताऊंगा आपको साथ में। फिर आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये ज्यादातर वो ऑर्गेनिजम्स है जो मैं और आप हर जगह देख रहे हैं। हाँ, तू जिधर देख उधर क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब आप एंट देख लें, आप लिजर्ड देख ले, घर में फ्रॉग देख ले, स्नेक देख ले, क्रोकोडाइल देख ले, लॉयन देख ले, अपने आप को देख ले, अपने पेरेंट्स को देख ले, सब कौन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझ गए, हम हर तरफ जो देख रहे हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब आता है सेल के साइज से समझते हैं कि सेल कितनी छोटी या बड़ी होती है। तो सेल बहुत 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 छोटी होती है। हाँ, बहुत छोटी, इतनी छोटी होती है कि आप सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सेल सबसे छोटी किसकी पाई गई है, तो स्क्रीन पे दिखाता हूं। सबसे छोटी सेल बैक्टीरिया की पाई गई है, सबसे छोटी सेल होती है, अप्रोक्सीमेटली 0.3 से लेके 5 माइक्रोमीटर के बराबर होती है। उससे थोड़ी बड़ी होती है हमारी आरबीसी। हाँ, वो सेल जो हमारे ब्लड में पाई जाती है। हमारा जब खून निकलता है तो लाल रंग दिखता है, हमको लगता है खून सिर्फ लाल रंग का है। जी नहीं, खून में WBC नाम का पदार्थ भी है और प्लेटलेट है, पर हमें तो सिर्फ क्या दिखता है, खून लाल सफेद दिखता है, खून तुमको नहीं, पर है हमारे ब्लड में, इतना छोटा होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया, तो बैक्टीरिया भी सामने स्क्रीन पे देख लीजिए कैसा दिखता है बैक्टीरिया। कहेंगे सर इतना भयानक, इतना गंदा। अरे भाई, तुम्हें दिखता कहां है भाई, कई बार तुम्हारे खाने में होता है, कई बार तुम्हारे हाथों में होता है, पर हमें दिखता नहीं है। हाँ, क्योंकि ये बहुत 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 स्मॉल है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा। जी, नॉर्मल एक माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा, रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया उसमें नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और अगली सेल जो सबसे लंबी सेल पाई जाती है, ये तो हमारी बॉडी में है, नर्व सेल या न्यूरॉन। कह सकते हैं कि हमने, मैं और आपने जो चीजें हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, टच फील कर पा रहे हैं, ये सब कुछ इस नर्व सेल की वजह से है। हाँ, नर्व सेल का डायग्राम अभी दिखाऊंगा, अभी आपको नर्व सेल का डायग्राम भी दिखाते हैं। फिर आता है लार्जेस्ट सेल किसकी है। लॉन्ग तो समझ में आ गया कि सबसे लंबी सेल न्यूरॉन है, पर लार्ज मतलब बड़ी में, साइज में बड़ी। देखा, लॉन्ग और लार्ज में अंतर है। हाँ, तो लार्ज का मतलब है साइज में बड़ी और लॉन्ग मतलब लंबी। तो लार्जेस्ट सेल है बर्ड्स की एग, उनमें से भी ऑस्ट्रिच का एग, क्योंकि ऑस्ट्रिच एक फ्लाइटलेस बर्ड है, आपने देखा ही है, बहुत बड़ी होती है ना, हॉर्स के जितनी तेज दौड़ती है, पता है कि नहीं तुमको। हाँ, ऑस्ट्रिच बहुत तेज दौड़ती है, तो ऑस्ट्रिच बर्ड का एग सबसे बड़ा है। हाँ, सोचिए जब डायनासोर हुआ करते होंगे, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा सेल हुआ करता होगा। जब डायनासोर इतने बड़े बड़े, तो अंडे भी तो। अब आता है सेल जितनी छोटी उतनी कमाल की, उतनी एफिशिएंट, उतने हमारे फायदेमंद। हाँ, सेल का छोटा होना हम सब के लिए बहुत फायदेमंद है। कैसे, हाउ, प्रूव करते हैं। तो सेल छोटी है, तो सेल छोटी है तो दो रीजन दिया गया है, और उसके दो रीजन क्या है कि सेल अलग अलग पार्ट्स में मूव कर सकती है। सेल कैन मूव, सेल कैन मूव, सेल कैन ट्रांसफर विथ ईच अदर रैपिडली टू फंक्शन। हाँ, एक सेल दूसरे सेल को अपने मटेरियल को ट्रांसफर कर सकती है, कम्युनिकेशंस को ट्रांसफर कर सकती है, क्योंकि वो बहुत छोटी है। और क्या खास बात है, क्योंकि सेल छोटी है और इसकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, क्या चीज, इसका सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसका रेशियो जो है इसे क्या बनाता है, ज्यादा डिफ्यूजन वाला है, मतलब ज्यादा मटेरियल सेल के अंदर ट्रांसफर हो सकता है, ज्यादा ऑक्सीजन सेल क्या कर सकती है, अपने पास कैरी कर सकती है, ज्यादा फूड मटेरियल अपने पास ज्यादा कैरी कर सकती है। क्यों, क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम होने की वजह से इसकी डिफ्यूजन करने की एबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत सारा मटेरियल वन प्लेस टू अनदर पहुंचा सकती है। तो बहुत अच्छा डाकिया है हमारी सेल। हाँ, डाकिया मतलब पोस्टमैन भाई। हाँ, ये सेल के शेप्स याद रखिएगा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आप इसको देखिए
और नोट बना लीजिए। क्या कहा, ये नोट्स चाहिए? हाँ, नोट्स चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे क्योंकि चीजें पास ऑन हो जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, आप लेट ज्वाइन करते हैं, तो ज्यादा अच्छा होगा आप हमारा ऐप ही क्यों ना डाउनलोड कर दें। हाँ, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सर तरुण रिपानी, हमेशा के लिए बवाल खत्म। ऑल इंफॉर्मेशन, ऑल नोट्स, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू देयर। चलिए, तो बात कर रहे थे सेल शेप्स की। सेल के शेप्स एक जैसे नहीं है। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो गोल दिखती हैं, है ना, या बायकॉन्केव होती है, जैसे कि हमारी ब्लड सेल्स। हमारी ब्लड सेल्स कुछ इस तरीके से होती है, देखिए ऐसी होती हैं। हाँ, मैं इसको दूसरे तरीके से दिखाता हूं। यहां से देखिए तो कुछ इस तरीके से दिखती हैं। ये है हमारा रेड ब्लड सेल्स। साइड से क्या है, देखा, बल्ज है, और बीच में क्या है, पतली है। जैसे कि आपने वो डिस्क उड़ाया होगा ना, फ्लाइंग डिस्क खेला है कि नहीं आपने? हाँ, वैसा ही शेप होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स का। और डब्ल्यूबीसी की बात करो तो मैंने कहा था हमारा ब्लड में व्हाइट वाला पदार्थ भी है, पर आप तो कहेंगे सर में दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप बताया था ना। तो वो कैसी होती है? अमीबॉइड होती है। क्या अमीबॉइड मतलब होता है नो फिक्स शेप। ये किसी भी जगह पे स्क्वीज होकर के अपना शेप चेंज कर सकती है। कुछ इस तरीके से दिखती है व्हाइट ब्लड सेल्स, देखिए ध्यान से, कोई फिक्स शेप नहीं है। ये देखिए, आप कहेंगे सर ये तो अमीबा है। हाँ, और नर्व सेल बहुत लॉन्ग होती है, क्योंकि इसका काम होता है इंपल्सेस को ट्रेवल कराना फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। ये रही हमारी एक नर्व सेल, देखिए नर्व सेल। हाँ, नर्व सेल का डायग्राम और नर्व सेल के एक एक ऑर्गेनल आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस बड़े पोर्शन को, इस पोर्शन को देखेंगे तो इस पोर्शन में आपको जो पार्ट है इसका नाम है साइटोन। हाँ, साइटोन इस हिस्से को कहते हैं। और जो ये टेल वाला पोर्शन है पीछे तक जितना, इसे कहते हैं एक्सॉन। तो एक्सॉन टेल हिस्सा है और आगे क्या है, साइटोन या सेल बॉडी। इस साइटोन में है न्यूक्लियस और आपको दिखता हुआ डेंड्राइट्स और साथ में सोमा। सोमा ही आगे जाके ब्रेक होकर क्या बन जा रही है, डेंड्राइट्स बन जा रही है। याद रखिएगा, जितना ये फैलते हैं उतनी दूर दूर के ऑर्गन से, ये हमारी बॉडी से आपके फिंगर के टिप पे, पैर के एकदम आखिरी वाली उंगली तक भी, हाँ, टो के लास्ट पार्ट तक से क्या करते हैं, इंपल्स कैरी करके हमारे ब्रेन तक भेजते हैं। तभी तो आपको पता चल जाता है कि ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, धूप लग रही है। हाँ, यू फील, यू हैव ऑल द इमोशंस। और क्या खास बात है, ये रहे एक्सॉन्स माइलिन शीट से कवर्ड है, ताकि क्या हो, इंपल्स कैरी होते हुए एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए। तो दिस इज हाउ द सेल शेप्स आर। और भी शेप है, जैसे प्लांट के स्टोमेटा का शेप देखेंगे तो बीन शेप दिखाई देगा। कैसा दिखता है प्लांट का स्टोमेटा? आपने सोयाबीन देखा होगा, घर में रखा होता है सोयाबीन, कुछ इस तरह का शेप होता है ना, ऐसा शेप दिखता है स्टोमेटा। मैं बना देता हूं आपके लिए स्टोमेटा। ये रहा, ये है हमारा गार्ड सेल। कहां पाया जाता है? स्टोमेटा की ओपनिंग में पाया जाता है। ये पोर्स होते हैं लीफ में, ठीक है। तो सेल के अलग अलग शेप से हमने प्रूव किया। मेरा क्वेश्चन तो अभी तक वही है कि एलिफेंट सेल और एंट सेल में क्या डिफरेंस है? एलिफेंट इतना बड़ा क्यों और चींटी इतनी छोटी क्यों? क्या हाथी की सेल बड़ी बड़ी होती है? तो चलिए जवाब दे देते हैं। आपने अगर कमेंट में नहीं भी लिखा था तो एलिफेंट सेल बस इसलिए एलिफेंट और एंट में बस इतना ही अंतर है कि एलिफेंट की नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा है। हाँ, बना वो किससे? सेल एनिमल से ही है, अर्थात वो एनिमल सेल है जो एंट में सेल है, क्योंकि एंट भी एनिमल है। और जो एलिफेंट एक सेल है वो भी किससे बना है? एनिमल सेल से बना है। बस अंतर यह है कि एंट में सेल की संख्या कम होगी। मैं अज्यूम करके कह रहा हूं कि एंट में होगी 1 लाख सेल, समझाने के लिए। एंट में होगी 1 लाख सेल, तो एलिफेंट में कितनी होगी? एलिफेंट में होगी शायद 1 करोड़ सेल या 1 बिलियन सेल। बस इतना ही अंतर है, समझ गए? अंतर क्या है? नंबर ऑफ सेल्स का अंतर है। एक में कम सेल्स है और एक में ज्यादा सेल, बस। पर दोनों ही याद रखिएगा एनिमल सेल है। अब आता है सेल का स्ट्रक्चर। हर सेल, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसमें 3 ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जो सब में पाए जाएंगे। कौन से 3 स्ट्रक्चर हैं? सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन। अब चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, सब में है सेल मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है? सब में पाए जाएंगे न्यूक्लियस, जिसको हम कई बार कहते हैं कमांडिंग सेंटर। हाँ, न्यूक्लियस। और तीसरा साइटोप्लाज्म। हर सेल में ये 3 स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी। हाँ, 3 कॉमन स्ट्रक्चर, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। अब सेल के अंदर और क्या है?
सेल के अंदर ढेर सारे सेल ऑर्गेनल पाए जाएंगे। अब सेल छोटी, अब उससे भी छोटा क्या है, उसके अंदर पाया जाने वाला पार्ट्स, ऑर्गेनल्स। कई बार इसको कहते हैं लिटिल ऑर्गन। ऑर्गन आपके पास है, हाथ आपका ऑर्गन है, आई आपकी ऑर्गन है, नोज आपका ऑर्गन है, इतने बड़े बड़े हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत सारे टिश्यूज से बने हैं, पर हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनेल की। ठीक है, सेल के अंदर जो पाया जाता है, जो सेल के लिए काम करता है, ठीक है ना, दे हैव अ डेफिनाइट शेप, इन सबका एक निश्चित शेप है, इनका स्ट्रक्चर है और एक निश्चित फंक्शन है। ठीक है, हम कहते हैं इन्हें सेल ऑर्गेनल्स या सिंपली ऑर्गेनल। अब आता है, बात करते हैं सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की, दोनों में डिफरेंस जानेंगे और ये जानेंगे कि है क्या ये। एक्चुअली में ये एक आउटर कवरिंग है, दोनों ही आउटर कवरिंग है। कौन? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। पहले डायग्राम देखेंगे, फिर आपको इसका डिफरेंस समझा देंगे। हाँ, जरा इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। आपको दिखेगा एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। अभी मैंने क्या कहा था कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तीन ऑर्गेनल सब में पाए जाएंगे। और वो तीन ऑर्गेनल क्या है? पहला वो ऑर्गेनल है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये एक सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन होता है, अर्थात अलाउज सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू। कुछ ही सब्सटेंस इसके क्या कर सकते हैं? पास थ्रू कर सकते हैं, सबको अलाउ नहीं करता है। सेलेक्टिवली परमीएबल है। कौन? ये सेल मेम्ब्रेन। ये दोनों में होता है, प्लांट में भी है, एनिमल में भी है। दूसरा एसेंशियल ऑर्गन कौन सा जो सब में पाया जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पूरी सेल को कंट्रोल करता है, ज्यादातर ब्लैक डॉट के रूप में आपको दिखाई देता है ना। सेल के सेंटर में होता है, कमांडिंग होता है, सारे ऑर्गेनल्स इसका कमांड मानते हैं, कमांड सेंटर है, समझ लीजिए। और तीसरा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का लिक्विड है। आप देखिए यहां पे एक ये सेमी लिक्विड सब्सटेंस है, यहां पर ये पूरा, यही है साइटोप्लाज्म। तो ये तीन ऑर्गेनल हो गए, एक, दो और ये तीन ऑर्गेनल जनरलाइज्ड सेल में पाए जाएंगे। अब हम बात कर रहे थे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में, पर सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। हाँ, कभी आपने पेड़ों को गले लगाया है क्या? चलिए एक बार कभी पेड़ों को गले लगाइए, हाँ, मेरे कहने पे कर लीजिए, आपको महसूस होगा कि कुछ हार्डनेस है। हाँ, जब आप कभी अपने पेट को, अगर आपके पास कोई पेट हो, हाँ, घर में अगर कैट हो, डॉग हो, है ना, अगर आप उसको गले लगाइए तो सॉफ्ट से महसूस होते हैं, ठीक है। पर डेड सेल होती है, डेड कवरिंग होती है आउटसाइड प्लांट में, इसीलिए प्लांट हार्ड, हाँ, हार्ड होता है, टच करिए तो बहुत कड़ा सपन होता है। तो डेड सेल से बना है सेल वॉल। सेल वॉल फ्रीली परमीएबल होता है और सिर्फ प्लांट्स में होता है, आउटर कवरिंग के रूप में आप देखते हैं, जो मोटा सा थिक सा कवरिंग, वही बात कर रहा हूं मैं। चलिए, तो सेल, हर सेल में मैंने बताया, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, सेल मेम्ब्रेन है, जिसको दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, ध्यान दीजिएगा, और इसमें माइन्यूट पोर्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं सब्सटेंस को एंटर। याद रखिएगा, सेलेक्टिवली परमीएबल होती है। किससे बनी होती है ये सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपोप्रोटीन से। हाँ, एक तरह का प्रोटीन है जो क्या करता है? सेल की परमिएबिलिटी डिसाइड करता है, अर्थात अलाउ करता है ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास। ठीक है, सबको अलाउ नहीं करेगा, याद रखिएगा। दूसरा आता है सेल वॉल। मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? सेल वॉल। ये सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर होता है और सिर्फ किस में होता है? प्लांट सेल में होता है। क्या खास बात है? ये बना होता है सेल्यूलोज से। ध्यान दीजिए, मटेरियल चेंज कर दिया, सेल्यूलोज से बना होता है, नॉन लिविंग सब्सटेंस होती है सेल वॉल। हाँ, जैसे आपके घर में दरवाजा है, बाहर का बाउंड्री वॉल है, वो आपकी क्या है? घर की सेल वॉल है। घर के बाहर बाउंड्री वॉल है कि नहीं? हमारे घर के बाहर जिसपे दरवाजे लगे हुए, बस वो आपके घर का क्या है? सेल वॉल। समझ गए? और सेल वॉल क्या देता है? शेप देता है, रिजिडिटी देता है। ध्यान दीजिएगा, सेल वॉल फ्रीली परमीएबल है, इसका मतलब है किसी भी मटेरियल को रोकता नहीं है। ऑल मटेरियल कैन पास थ्रू इन एंड आउट ऑफ द सेल विदाउट द प्रिवेंशन ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल किसी को रोकता नहीं है। अब आता है साइटोप्लाज्म। अभी मैंने दिखाया था साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस है। किसी भी सेल को देखें, ये रही एक एनिमल सेल, सबसे बाहर आपने देखा सेल मेम्ब्रेन, जिसको मैंने दूसरा नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके सेंटर पर आपको मिल गया न्यूक्लियस। तो इन दोनों के बीच में
इन दोनों के बीच में जो बाकी बचा, यहां जो बाकी बचा, जो लिक्विड पोर्शन दिख रहा है, सेमी लिक्विड पोर्शन दिख रहा है, यही है साइटोप्लाज्म। क्या खास बात है इसकी? क्योंकि सारे केमिकल रिएक्शंस, सारा मेटाबॉलिज्म यहीं टेक प्लेस करता है। ये लिविंग मटेरियल होता है, हमेशा मोशन में होता है, और सारे ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स हैं, वो इसी में क्या कर रहे होते हैं? फ्लोट कर रहे होते हैं। आओ हम एक एक ऑर्गेनल को देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे और उनके फंक्शंस के बारे में बताएंगे। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट फॉर्म में है ईआर। बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर है। मैं इसका रफ स्ट्रक्चर पहले खुद दिखा दूं। इस स्ट्रक्चर की खास बात होती है, वो न्यूक्लियस जो सेंटर में है उससे ही अटैच रहता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर है इसका। देखिए, ध्यान दीजिए, ना। इस स्ट्रक्चर की खास बात क्या है? ये नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप कर देता है। इरेगुलर होता है, डबल वॉल्ड का स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस से कई बार जाते जाते कहां तक चला जाता है? सेल मेम्ब्रेन तक चला जाता है, बाहर तक चला जाता है ना। ये सेल मेम्ब्रेन तक, न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है। ये कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए सेंटर में है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से ये क्या हुआ? ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, ये दो टाइप की होती है। एक होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें ये डॉट डॉट लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ये डॉट कुछ और नहीं है बल्कि एक अनदर स्ट्रक्चर है, नाम है राइबोसोम्स। अगर राइबोसोम्स हैं तो उसे कहते हैं रफ, क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मतलब RTER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दे हैव साइड राइबोसोम। क्या होते हैं इसमें? राइबोसोम्स होते हैं। एक होता है स्मूथ, क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होगा इसके अंदर? स्मूथ में क्या होगा? इसमें यहां पर देखिए, इस पोर्शन में देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है, देख रहे हैं आप, पर इसमें क्या है? आउटर पर राइबोसोम्स नहीं है। इसका मतलब दे डू नॉट हैव नो राइबोसोम्स। इनमें राइबोसोम्स आउटर स्ट्रक्चर पे कंबाइंड नहीं रहते हैं, अटैच्ड नहीं रहते हैं। समझ गए? रफ और स्मूथ। अब आता है ये करते क्या है भाई? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन क्या है? तो ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क का काम करते हैं। जैसे आपकी दीवारें क्या करती हैं? फ्रेमवर्क करती है ना, आपके मकान को फ्रेम देती है, आपके रूम को फ्रेम देती है। और तो और ये पाथवे का काम करती है जिससे मटेरियल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाया जा सके। उसी के होते हुए आप मटेरियल ट्रांसफर करा सकते हैं। यहां से मटेरियल ट्रेवल करके नहीं जा सकता और पार्ट तक। क्यों? पाथ बन गए ना, रास्ते बन गए ना। यही है, ये है इसका फंक्शन। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में मदद करता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है राइबोसोम। ये करता है बेसिकली प्रोटीन का सिंथेसिस। अगर मुझसे कोई पूछे कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल क्या है, तो मैं कहूंगा प्रोटीन फैक्ट्री है राइबोसोम्स। क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। अब राइबोसोम्स मैंने कहा बहुत माइन्यूट सा स्ट्रक्चर है। देख लीजिए कितना छोटा सा, कितना माइन्यूट सा स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स। कहां पे अटैच्ड है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा बड़ा कर दूं डायग्राम को। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है, ये राइबोसोम्स। और ये छोटा सा डॉट बहुत कमाल का है। ये छोटा डॉट नहीं है, ये बहुत कमाल की चीज है, नाम है प्रोटीन फैक्ट्री। चलो, यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बाप रे, आपके घर में जो आपका जनरेटर है, यहां जो आपका इन्वर्टर है, वो क्या है? पूरे घर को बिजली सप्लाई देता है, पूरे घर को एनर्जी देता है। आपके एसी, आपके ट्यूबलाइट, आपके बल्ब्स, आपके पंखे, सब किसकी ताकत से जल रहे हैं? आपके घर में आई हुई पावर सप्लाई। और यहां तो आपके घर में इन्वर्टर है, यहां जनरेटर है। तो सेल का जनरेटर पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, पूरे सेल को एनर्जी देने वाला। ठीक है ना? कैसा दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया? बेसिकली स्पेरिकल होता है। देखिए कुछ स्पेरिकल स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत छोटा सा दिखेगा, आप जब सेल के अंदर दिखेंगे बहुत छोटा दिखेगा प्लांट एनिमल सेल में, पर ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। इसके अंदर एक डबल वॉल मेम्ब्रेन होती है, बैग होता है,
इस ब्रैग में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें क्रिस्टे कहते हैं। इसके अंदर क्रिस्टे बने हुए हैं, ये क्रिस्टे, CRISTE, क्रिस्टे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए हैं। ठीक है, करता क्या है, सेल में रेस्पिरेशन कराता है और सेल से एनर्जी रिलीज करता है। ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में सेल से एनर्जी रिलीज करता है। तो आप खाना तो खा लेंगे, पर खाने को ब्रेक डाउन करना, उसको ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन करना और एनर्जी रिलीज कराने का काम इस माइटोकॉन्ड्रिया का है। ठीक है ना, बिना माइटोकॉन्ड्रिया के एनर्जी पाए आप क्या करेंगे, सुस्त पड़े रहेंगे, समझ जाना। अब आता है गोल्गी अपैरेटस। तो गोल्गी, हाँ लग रहा है कि कोई एक ऐसा वस्तु है जिसको डिलीवरी का काम दिया गया है, ये डिलीवरी बॉय है। सर किसका डिलीवरी बॉय है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने राइबोसोम के साथ मिलकर के क्या किया, प्रोटीन को बनाया। अब प्रोटीन को पहुंचाएगा कौन, अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाना है ना, कि सिर्फ अकेले वही बनाएगा वही रख लेगा। तो बनाया राइबोसोम ने, वहां पर सिंथेसिस हो गया, पर इसको ट्रेवल कराना, इसको पैक करके रखना, ट्रांसपोर्ट कराना, हाँ ये है वो डिलीवरी वाला लड़का। क्या करता है डिलीवरी वाला लड़का, ये डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स की मदद से तैयार प्रोटीन को डिस्ट्रीब्यूट कराता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे हॉलो मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनके अंदर भी क्या होती है, सिस्टर्ने होती है। क्या, हॉलो सेल्स होती है, कुछ इस तरीके से दिखता है, देखेंगे आप स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसा, हाँ ऐसा दिखेगा, आप देखेंगे ऐसा स्ट्रक्चर टाइप का दिखाई देगा। कई बार इसको गोल्गी बॉडीज, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है इसका, है ना। ये है हमारा गोल्गी, हाँ गोल्गी एपरेटस। क्या करता है, मैंने बताया मेन फंक्शन है पैकेजिंग करता है एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को सिक्रीट करता है। कहां से आया इसके पास प्रोटीन, तो मैंने बताया ये प्रोटीन उसे राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिला है। अब बहुत सारा शरीर में फूड पैदा हो गया, प्रोटीन आ गया, अब बहुत सारे वेस्ट मटेरियल आ गए, इस मटेरियल को बॉडी से हटाना भी तो है। अरे कोई डस्टबिन है, अरे कोई ऐसा है जो वेस्ट को, खाना तो खा लोगे, तुमने खाना खा लिया, पानी पी लिया, समोसा खा लिया, चॉकलेट खा लिया, सब खा लिया, दिन भर खाते रहे, अरे भैया इसको निकालोगे कहीं पे, डिस्ट्रीब्यूट, इसको हटाओगे वेस्ट को कि नहीं, तो आ गया डस्टबिन, आ गया लाइसोसोम, आ गया सुसाइडल बैग्स, आ गया, कई नाम है इसके। क्या करता है, डाइजेशन विद इन दी सेल, जितने भी मटेरियल है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। इसमें भी छोटे छोटे ऑर्गन्स है, वेसिकल्स होते हैं अलग अलग शेप के, ये क्या करता है, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं जो फॉरेन मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हार्मफुल मटेरियल को किल कर देते हैं, और तो और ये जो फूड होता है हमारे पास स्टोर्ड, उसको भी ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, जब हमारे पास जरूरत होती है फूड की और फूड अवेलेबल नहीं होता है तो वो सेल से फूड बना लेता है, हाँ जो स्टोर्ड मटेरियल होता है उसको वापस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन, कमाल का है ये लाइसोसोम। हाँ कभी कभी ये भी होता है जब सेल्स डैमेज हो जाती हैं और सेल्स वीकेंड एंड कमजोर हो जाती हैं, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है, अपने आप से, कहते हैं ना अपने आप को खुद ही मार लेता है ये, इसीलिए इसका नाम है सुसाइडल बैग्स या सुसाइड बैग्स। कब ऐसा करता है, जब ये ओल्ड एंड वीकेंड हो जाता है, खुद के भी एंजाइम से अपने आप को क्या करता है, फिनिश। समझ गए। आइए अगला ऑर्गन आ रहा है जो कि बहुत ही कमाल का ऑर्गन है, शायद एनिमल सेल की बात करें, सेंट्रोसोम के बिना तो एनिमल सेल अलग दिखेगा ही नहीं। तो सेंट्रोसोम, हाँ कुछ ऐसा ऑर्गन होता है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में नहीं पाया जाता है। जवाब है सर एनिमल में क्यों पाया जाता है, प्लांट में क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन का मेथड अलग है ना। एनिमल सेल्स में जब सेल डिवीजन होता है, अर्थात माइटोसिस होता है, एक सेल डिवीजन जिसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल पेरेंट की जरूरत होती है, हाँ इंडिविजुअल पेरेंट की जरूरत है, यही इंडिविजुअल पेरेंट क्या करता है, अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेता है, हम इसे कहते हैं माइटोसिस। और कभी कभी क्या होता है, मदर और फादर दोनों की जरूरत होती है, मियोसिस, है ना। जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेथड से होता है वो ये करता है, और असेक्सुअल मेथड से, तो इन दोनों के लिए चाहिए क्या, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ही वो ऑर्गन है जो बना हुआ है सेंट्रियोल से, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे लंबे लंबे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर,
इसके अंदर होते हैं, बाहर से नहीं दिखेंगे आपको, इसके अंदर होते हैं। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं, देखिए, हाँ कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये सेंट्रोसोम अक्सर न्यूक्लियस के पास ही होता है, नियर द न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर छोटे छोटे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें कहते हैं सेंट्रियोल्स। इसके अंदर होते हैं, यहां इसके अंदर होते हैं सेंट्रोसोम के। और ये सिर्फ और सिर्फ जब सेल रिप्रोडक्शन की बारी आती है, सेल के डिवीजन की बारी आती है, तो ये क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है। चलिए प्लास्टिड्स की बात करते हैं। अब वो सेंट्रोसोम तो सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, मतलब आप में और मुझ में पाया जाता है, पर ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। इसका मतलब मेरे में और आपकी सेल में प्लास्टिड नहीं होगा। क्यों? अब प्लास्टिड्स, हाँ कुछ इस तरीके से दिखता है प्लास्टिड्स। बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर दिख रहा है सर। हाँ, ये छोटे ओवल स्ट्रक्चर होते हैं, बेसिकली ये कलरिंग मैटर कंटेन करते हैं। क्या? रंग देते हैं, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट अगर किसी प्लांट में है तो ये व्हाइट या कलरलेस कलर के प्लास्टिड्स होते हैं, क्योंकि इनमें पिगमेंट्स नहीं होता है, कलरिंग मैटर नहीं होता है। अब ये स्टार्च स्टोर करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है आलू। क्या तुमने कभी आलू को छिला है, काटा है दो हाफ में, कट पोर्शन ऑफ द आलू देखा है? कैसा दिखता है आलू? कलरलेस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर है ल्यूकोप्लास्ट। देखा, कलरलेस मटेरियल जहां जहां दिखाई देगा ल्यूकोप्लास्ट होगा। अब आता है क्रोमो। क्रोमो मतलब ही होता है कलर। तो ये प्लास्टिड्स रंग देते हैं। कभी आपने फूलों को देखा है, रोज को देखा है, सनफ्लावर को देखा है? तो लाल कलर कैसे आया रोज में, पिंक कलर कैसे आया रोज में, सनफ्लावर पीला कैसे हो गया? आप समझ गए ना? तो कलर येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर देने वाले प्लास्टिड्स होते हैं क्रोमोप्लास्ट। हाँ, आपने अलग अलग जो रंग बिरंगे फूल, सब्जियां, फल देखे हैं, सब में ये कलरिंग मैटर है। इनके अंदर जो पिगमेंट है यही रंग दे रहा है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर कोई पीले रंग का चीज देख ली, जैसे आपने देख लिया सनफ्लावर, येलो कलर का फ्लावर होता है, आप देखते हैं। हाँ, इवन मैंगो आप कह सकते हैं, आउटर मैंगो जब आप खा रहे हैं, ज्यादातर मैंगो येलो है, तो समझ जाओ उसके अंदर क्या मौजूद है, ज़ेंथोफिल मौजूद है, जो सिर्फ पीला रंग दे रहा है। और अगर कोई ऑरेंज कलर का, अरे भाई संतरा ही बात कर लो, हमारा जो ऑरेंज है वो ऑरेंज कलर का क्यों है? क्योंकि उसके अंदर मौजूद है कैरोटीन। कैरोटीन इज द पिगमेंट, अर्थात कलरिंग मैटर विच गिव्स इट द ऑरेंजिश कलर। समझ गए? लाल रंग और ऑरेंज कलर कैरोटीन नाम के पिगमेंट की वजह से। और हरा रंग क्यों है? हरा रंग आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट के अंदर, हाँ, क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड जिसके अंदर एक ग्रीन कलर पिगमेंट है, दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड है, इस प्लास्टिड के अंदर एक हरा रंग है और उस हरे रंग का नाम है क्लोरोफिल। तो एक्चुअली में क्लोरोफिल हरा रंग दे रहा है, वो पिगमेंट है, कलरिंग मैटर है क्लोरोफिल, तभी पत्तियां हरी हैं। तो क्या प्लांट और एनिमल सेल में सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं? अरे नहीं, सेल के अंदर भी ऑर्गेनल्स हैं जो नॉन लिविंग भी हैं। कई बार कहते हैं सेल इंक्लूजन्स। हाँ, सही में इतने माइन्यूट हैं, पर ये बड़े कमाल के हैं। जैसे कि ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सैंड पार्टिकल्स होती है ना, धूल के कण, वैसे होते हैं। पर इनके अंदर क्या होते हैं? फूड मटेरियल होता है, स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, फैट होता है। हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी सेल होते हैं, सेल के अंदर भरे होते हैं। वैक्यूल्स की बात करें, बड़े कमाल के ऑर्गन होते हैं। ये बड़े ऑर्गन होते हैं और इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, ये क्लियर स्पेस भरी होती है। प्लांट सेल में अगर वैक्यूल्स की बात करें, प्लांट और एनिमल सेल में वैक्यूल्स दोनों अलग अलग टाइप के हैं। पहले प्लांट सेल के वैक्यूल की बात करते हैं। प्लांट सेल के वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और उनमें एक लिक्विड भरा होता है, सेल सेप। क्या भरा होता है इसके अंदर? लिक्विड, सेल सेप। हाँ, इट इज ऑफ हायर कंसंट्रेशन देन वाटर। पानी से ज्यादा कंसंट्रेशन का लिक्विड होता है, क्योंकि इसमें डिसॉल्व सॉल्ट्स एंड मिनरल होती है। किसके अंदर? सेल सेप इन प्लांट सेल। अब एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। और प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल्स होते हैं। चलिए, ये तो आपने देख लिया कि सेल में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टाइप के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। पर मास्टर कौन है, किंग कौन है, सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियस है। जी हां, दी कमांड सेंटर, सारे ऑर्गेनल्स को कंट्रोल करने वाला। याद रखिएगा, मैंने तीन बेसिक इंक्लूजन्स, तीन बेसिक पार्ट्स ऑफ द ऑल सेल बताया था, सब में होगा
सबसे पहले बताया सेल मेम्ब्रेन, फिर बताया साइटोप्लाज्म, और तीसरा न्यूक्लियस। इनर मोस्ट में होता है, सेंटर में होता है। कैसा होता है? गोल सा होता है, देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है। सेंटर में होता है। साइटोप्लाज्म कवर करता है इस न्यूक्लियस को, है ना। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड होता है, डेंस लिक्विड होता है, नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। हाँ, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर पाया जाना एक लिक्विड होता है, और उसके अंदर होता है ये क्रोमैटिन, जो कि हेल्प करता है हेरिडिटी में। हाँ, हेरिडिटी में। आप जैसे हैं, आपकी आंख, आपके नाक, कहते हैं मम्मी से मिलते हुए आपकी आंख है, पापा से मिलती तुम्हारी आंख है। ये क्या बता रहे हैं हम तुम्हें? तुम्हारी हेरिडिटी कैरेक्टर्स बता रहे हैं। समझ गए? ये कहां से आए हैं? तो इस क्रोमैटिन फाइबर से आए हैं जो न्यूक्लियस के अंदर है। तो समझ गए ना, हमारे अंदर कैरेक्टर्स जो आ रहे हैं उसी से आ रहे हैं। तो न्यूक्लियस की खास बात क्या है? तो न्यूक्लियस सबसे बड़ा ऑर्गन है। पहली चीज, सारे सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे बड़ा है न्यूक्लियस, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है जीन्स, जिसका काम है हेरिडिटी ट्रांसफर करना, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करना। जो हमारे अंदर ट्रेट्स आए हैं, हाँ, जो हमारा बॉडीली स्ट्रक्चर है, वो हमारे मां बाप की वजह से है, इस जीन्स की वजह से है। और क्या करता है? कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। पूरे सेल की एक्टिविटी पर इसका कंट्रोल चलता है। किंग ऑफ द सेल है, ब्रेन ऑफ द सेल है, सारा थिंकिंग काम इस सेल का यही करता है। अच्छा, क्या सारे सेल्स में न्यूक्लियस होता है? तो सेल भी बेसिकली दो टाइप से डिवाइडेड है। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये सबसे पहले पाए जाने वाली सेल्स हुआ करती थी। कैसी सेल? मैंने नाम दिया प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होती है जिनमें न्यूक्लियस के ऊपर की लेयर एब्सेंट होती है। इसका मतलब न्यूक्लियस है, जैसे न्यूक्लियस एक राउंड सा बॉडी है, सेल के सेंटर में है, ध्यान से देखिएगा, और न्यूक्लियस के ऊपर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैं सिर्फ न्यूक्लियस बनाया हूं, और अंदर ये थिक लिक्विड है, ये लिक्विड है, इस लिक्विड का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम है? न्यूक्लियोप्लाज्म। इनसाइड द न्यूक्लियस लिक्विड है, और सेंटर में मौजूद है न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये जो सेंटर में मौजूद है कौन है? न्यूक्लियोलस। ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ये है हमारा न्यूक्लियस। क्लियर? अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, ऐसे को कहते हैं प्रोकैरियोटिक। आप सोचेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, पहले जो ऑर्गेनल्स थे, खास करके बैक्टीरिया सेल्स, है ना, इनमें क्या होता था? आउटर वॉल, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, वो नहीं होता था। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो क्रोमैटिन फाइबर्स होगा वो फ्रीली मूव करता हुआ नजर आएगा। इसके अंदर जो ये मटेरियल दिखाई दे रहे हैं, थ्रेड लाइक मटेरियल दिखाई दे रहे हैं, ये क्रोमैटिन फाइबर्स, ये फ्रीली मूव करेंगे। जबकि जिस सेल में एक मेम्ब्रेन हो, स्पेशली डबल मेम्ब्रेन हो, वो है यूकैरियोटिक सेल। यहां पर मैं बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स है। हाँ, बैक्टीरियल सेल्स है ना, जो कि बहुत माइन्यूट होती हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। इनमें आउटर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है। क्या हमारे अंदर क्रोमोसोम्स फिक्स हैं? जवाब है हाँ, हर एक स्पीशीज का एक फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। आपको याद होना चाहिए, आप में मतलब मुझ में और आप में 46 क्रोमोसोम है, 23 के पेयर में। कितने? 23 के पेयर में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब आता है एक वर्ड आता है प्रोटोप्लाज्म। क्या है? तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, दो पार्ट, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को ऐड कर दो, बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म। मतलब द लिविंग सब्सटेंस इन अ सेल। जो सेल में जान है वो इन दोनों की वजह से है। ठीक है, अब दोनों सेल को एक साथ मैंने आपके सामने रख दिया है। एक तरफ है प्लांट सेल और एक तरफ है एनिमल सेल। प्लांट सेल बेसिकली सेल वॉल से पहचान ली जाएगी, फिक्स्ड शेप की वजह से पहचान ली जाएगी। इसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड है, आउटर स्ट्रक्चर देखिए डेड मटेरियल से बना हुआ है। इसके अंदर आता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जबकि एनिमल सेल में क्या होगा? आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी सेल मेम्ब्रेन। क्या नहीं मिलेगी एनिमल सेल में? एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है। ध्यान दीजिए। तो बेसिकली आप देखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स हैव 3 कॉमन थिंग्स: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस।
बाकी सारे ऑर्गेनल्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल आपको आना चाहिए। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हां, समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको ध्यान से नोट डाउन करिए और फिर मिलते हैं अगले लेसन में। बाय, टेक केयर, बाय।